हेलो स्टूडेंट्स। केस लॉ में हम लोगों ने कई सारे केस लॉज जो सीए इंस्टीट्यूट ने दे रखे थे कर लिए। आज हम लोग आपका अगर हम केस लॉज की बात करें तो असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और बेसिकली दो ही केस लॉज देखेंगे। मैं ये छोटे छोटे स्लॉट्स इसलिए बना रहा हूँ वीडियोस की कि आप इनको कहीं भी कैरी कर सकें। बट ऑब्वियस है, कैरी करेंगे, 5 मिनट का टाइम मिला, केस लॉज खत्म, 5 मिनट का टाइम मिला, केस लॉज खत्म, और ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो बेटर टू मेक द स्मॉल वीडियोस सो दैट यू कैन गेट द मोस्ट ऑफ इट। ओके, आते हैं, आज हम बात करेंगे दो केस लॉज की। पहला केस लॉ, अगर आपके पास मटेरियल है तो ठीक, नहीं है तो मैं डिस्कस कर लेता हूं कि आखिर क्वेश्चन क्या था, केस लॉ का नाम क्या था और डिसाइड क्या किया गया। पहला केस लॉ, वेयर लैंड इनहेरिटेड बाय 3 brothers is compulsorily acquired by the state government, okay, whether the resultant capital gain could be assessed in the status of AOP or in their individual status। ये केस लॉ गोविंद भाई ममैया का केस। जी हाँ, गोविंद भाई ममैया का केस है और ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। एक प्रॉपर्टी थी, जमीन, जिसको 3 भाइयों ने एक्वायर किया, 3 भाइयों के पास थी, और ये जो प्रॉपर्टी इन 3 भाइयों के पास आई थी ना, ये इनहेरिटेशन के थ्रू आई थी। किसके थ्रू आई थी? इनहेरिटेशन के थ्रू आई थी। यानी एक फादर रहे होंगे, इनके 3 बच्चे रहे होंगे, 1 2 3। इनकी डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी अब ये इन तीनों के हाथ में आ गई और अब इस प्रॉपर्टी पर बुरी नजर लग गई स्टेट गवर्नमेंट की। अरे लग गई होगी नजर, कोई पर्टिकुलर पर्पस रहा होगा कंपल्सरी एक्विजिशन के पीछे। अब इस जमीन को ले लिया किसने? स्टेट गवर्नमेंट ने, और इन तीनों को कंपनसेशन दिया। जो मेन मुद्दा आया वो ये, क्या ये प्रॉपर्टी का जो गेन आया, कैपिटल गेन, that should be charged in the hands of HUF or that should be charged in their individual hands in their respective ratio or proportion. The problem was that. अब हम आपसे कुछ जवाब मांगते हैं। क्या इन तीनों भाइयों ने कोई बिजनेस एग्रीमेंट किया? नहीं। क्या इन तीनों के पास प्रॉपर्टी एज एन HUF ट्रांसफर हुई? नहीं, इनहेरिटेंस के दौरान प्राप्त हुई। ना तो इन लोगों ने कोई एग्रीमेंट किया, ना तो ये कोई बिजनेस कर रहे हैं मिलकर के, और ना ही इनको जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिली है वो HUF के थ्रू मिली है। तो यहां तो HUF का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, और ना ही हम इसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन का नाम दे सकते हैं, और ना ही हम इसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन का नाम दे सकते हैं, क्योंकि आपस में इन तीनों ने कोई एग्रीमेंट किया नहीं था। बात खत्म हो गई। जब एग्रीमेंट नहीं हुआ तो एओपी कैसे? कोई स्पेशल पर्पस कहां था यहां पे इनके पास प्रॉपर्टी होने का या ट्रांसफर करने का? ये तो नेचुरल प्रोसेस है। इज इट क्लियर? जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है। पहला, इनकम फ्रॉम द एसेट इनहेरिटेड बाय अ सन, ये हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, फ्रॉम हिज फादर हैज टू बी असेस्ड एज द इनकम ऑफ द सन इंडिविजुअली। अगर ये केवल एक बच्चा होता तो केस क्या होता? ये इंडिविजुअल के हाथ में जाता। पक्की बात है जी। Further, as per Section 8 of the Hindu Succession Act, the property of the father devolves on his son in his individual capacity and not as कर्ता of HUF। जब फादर से बच्चे को प्रॉपर्टी इनहेरिटेड होती है तो एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी में ट्रांसफर होती है,
इनहेरिटेंस में जाती है, ना कि कर्ता ऑफ एचयूएफ की हैसियत से। जी, दूसरी बात, thus it was held that the income is chargeable to tax in their individual status and not in the status of AOP. That was the observation done by the High Court. Now what has been observation made by the Supreme Court, because it is the case which has been ultimately decided by the Supreme Court. Now in this case Supreme Court कहता है, it was held that an association of person could be formed only when two or more person voluntarily combined together for certain purposes. एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो तब अस्तित्व में आता है जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर के इच्छा से कोई काम करने को या स्पेसिफिक पर्पस के लिए तैयार होते हैं, अदरवाइज नहीं, जब क्योंकि इस केस में नहीं है। The property in question came to the SSC possession through inheritance by operation of law. बिल्कुल सही है। It is not a case where an association of person was formed by the parties itself voluntarily. Further, and the income earned in the form of interest, it is to be charged in their respective hands in individual capacity and not as a karta or association of person, which means HUF or association of person. केस नंबर 2 की बात करते हैं, ये भी कुछ ऐसा ही केस है। Would the ancestral property received by the SSC after the death of his father, see वही केस, लेकिन यहाँ पर एक SSC है, be considered as HUF property or as his individual property? Okay, प्रॉब्लम यही है कि जो अगर पिता की डेथ के बाद बच्चे को जो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल रही है, that would create a HUF property as the part of the HUF, or it is received by an individual in his own capacity or individual capacity. G, where the SSC's father had received such property as his share when he went out of a joint family under a release deed. Okay, अब यहाँ पर एक वर्ड आता है, what is release deed? मान लो पापा 3-4 भाई रहे होंगे, उनमें से एक बंदा कहता है मैं इन आपके HUF से अलग होना चाहता हूँ, यहाँ की केस है, HUF से मैं अलग होना चाहता हूँ, only one person is saying that I just want to get separate from the HUF, और उसको उस एक बंदे को रिलीज डीड दे करके उसको HUF से बाहर कर दिया गया और उसको उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दिया गया। अब उस बंदे को जो प्रॉपर्टी मिली वो HUF के सेपरेशन से प्रॉपर्टी मिली, फर्स्ट थिंग, HUF के सेपरेशन से प्रॉपर्टी मिली, फर्स्ट थिंग, और वो रिलीज डीड के थ्रू मिली थी। अब जो बंदा है जिसको वो रिलीज डीड के थ्रू एसेट मिली है, उसकी डेथ हो जाती है और उसकी वो प्रॉपर्टी उसके बच्चे को मिलती है। अब ये बताओ कि अगर उसके बच्चे को ये प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर करनी हो तो क्या वो रजिस्टर्ड डीड से ट्रांसफर कर सकता है? मैं आंसर बता रहा हूं आपको, क्या वो ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड डीड के थ्रू ट्रांसफर कर सकता है? जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी तो रिलीज डीड के थ्रू ट्रांसफर की गई थी, उसकी तो प्रॉपर्टी एक तरह से अभी भी नहीं है। अगर उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती तो शायद वो रजिस्टर्ड डीड के थ्रू ये बंदा जो उसके बच्चे ने एसेट ली है रजिस्टर्ड डीड के थ्रू ट्रांसफर कर सकता था किसी दूसरे को, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि प्रॉपर्टी अभी भी HUF के नाम से है, और जो प्रॉपर्टी HUF के नाम से पिता को गई थी वो HUF के हिस्से से गई थी और रिलीज डीड के थ्रू गई थी। अब रिलीज डीड में ऐसा पावर नहीं हो सकता कि मिस्टर एक्स के पास कोई एसेट रिलीज डीड के थ्रू आए HUF से और मिस्टर एक्स उस प्रॉपर्टी को अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सके रजिस्टर्ड डीड के थ्रू। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आपको दोनों में अंतर समझना होगा, द डिफरेंस बिटवीन द रिलीज डीड एंड रजिस्टर्ड डीड। कोई भी बंदा, मेरे पास ये पेन है, मैं इस पेन का आधा मालिक हूं, तो मैं पूरा कैसे ट्रांसफर कर सकता? समझ में आई? ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आपने पढ़ा होगा कि कोई भी बंदा जितना उसका ओनरशिप है उस ओनरशिप से अच्छी ओनरशिप को किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर मैं कोई सामान किसी चोर से खरीदता हूं तो ऐसा नहीं कि आई बिकम द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, नॉट एट ऑल। ये आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है, सेम वही चीज यहां पर भी है। मैं जरा आपको ऑब्जर्वेशन पढ़ के सुना देता हूं। हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, The High Court observed that the property originally belonged to HUF. बिल्कुल सही है, ये प्रॉपर्टी ओरिजिनली HUF को बिलोंग करती थी। One of the
went out of the joint family under a release deed and the remaining members continued to be the members of the joint family. एक बंदा उस फैमिली से अलग हो जाता है, रिलीज डीड के थ्रू एसेट ले लेता है, अपनी प्रॉपर्टी ले लेता है और बाकी मेंबर्स जो बचे रहते हैं वो अभी भी एचयूएफ में कंटिन्यूड है. After the death of the SSC's father and mother, the SSC being the adopted son, कोई मतलब नहीं है, इनकम टैक्स कभी भी adopted son, real son और step son में फर्क नहीं करता, became the sole surviving co-partner. बिल्कुल सही है. अब उसका एक ही बच्चा है. After the death of the SSC, after the death of the father who was originally the member of the HUF who got the property as a his share from the HUF. G. When such property came to the hands of the SSC, अब उसके हाथ से प्रॉपर्टी निकल करके SSC के हाथ में है, उसके बच्चे के हाथ में है. It was not his individual property, it was the property of HUF. बिल्कुल सही है जवाब. मैं फिर से बोलता हूँ, हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? Concurred that the decision of the tribunal setting aside छोड़ दो. मैंने शायद दूसरा कुछ पढ़ लिया जी. The High Court held that when the property came to the hands of the SSC, it was not his self-occupied property. First thing, it was the property belonging to the father of the SSC, and the father of the SSC get this house or the property from his share in HUF through release deed, not the ownership. G. The SSC had given a portion of the property to his wife without a registered document, which is possible only if the property is a HUF property. Without a registered deed, registered deed के through transfer नहीं कर पाया क्योंकि ये release deed के through transfer हुई थी उसके पास property. If such property is treated as a self-occupied property, then SSC would have been able to give the portion of the property to his wife or to his son under the registered deed. अगर उसके पास इतनी लायक होती मतलब ओनरशिप तो शायद वो रजिस्टर्ड डीड के थ्रू ट्रांसफर कर सकता था, न कि रिलीज डीड के थ्रू. जी बात समझ में है? ये दो केस लो हर थोड़ी देर में कुछ दिनों के अंतराल पर